लू मिंगफाई नाम का एक लड़का जिसके कोई भी दोस्त नहीं होते अपने कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है सारा दिन, और इसी वजह से वो सर्वर का सबसे टॉप प्लेयर होता है जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। लू मिंगफाई अभी भी अपने दोस्त के साथ एक गेम खेल रहा होता है जिसमें वो अपने दोस्त को हरा देता है, जिसकी वजह से उसका दोस्त उसको गुड बाय कह देता है। लेकिन लू मिंगफाई अब फिर से फारिग बैठा होता है क्योंकि उसके साथ मजीद गेम खेलने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए वो अपनी फेवरेट मॉडल का प्रोफाइल देखने लगता है। तभी उसे एक अननोन प्रोफाइल से गेम इनविटेशन आता है और उस प्रोफाइल का नाम नैनो है और उसके साथ गेम खेलने लगता है। लेकिन वो गेम बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि नैनो भी एक एक्सपर्ट गेम प्लेयर थी और उसे हराना लू मिंगफाई के लिए आसान नहीं था। अब लू मिंगफाई नैनो को हराने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है, मगर बिलाखिर नैनो उसे हरा ही देती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसे इस लड़की ने कैसे इतने आराम से हरा दिया। जब वो उसकी प्रोफाइल चेक करता है तो उसे उसकी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं मिलता और अब वो अपना कंप्यूटर बंद कर देता है। दूसरी तरफ वो लड़की नैनो, जिसका असली नाम चैन मोंटेंग था, वो एक ड्रैगन स्लेयर होती है जो कि कैसल कॉलेज में पढ़ती है और वो अपने कॉलेज जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तभी वो अपने दोस्तों को बताती है कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल लू मिंगफाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो लू मिंगफाई को अपने कॉलेज में एडमिशन देना चाहते हैं क्योंकि वो एक एस रैंक स्टूडेंट है। मगर नैनो को समझ नहीं आ रही होती कि लू मिंगफाई में ऐसा है क्या कि प्रिंसिपल स्कॉलरशिप पर कैसल कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं, जबकि वो उसे कंप्यूटर गेम में बहुत आसानी से हरा चुकी है। उनको ये लगता है कि ये स्कॉलरशिप लू मिंगफाई को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक आम सा लड़का है। अब उसके दोस्त उसे मशवरा देते हैं कि तुम लू मिंगफाई के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी करो, जिस पर नैनो कॉलेज के एआई सिस्टम जिसका नाम ईवा था को लू मिंगफाई के बारे में मालूमात इकट्ठी करने को कहती है, जिस पर ईवा उसे उसके बारे में सब कुछ बताती है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है और वो हर वक्त कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। उसके माँ बाप ने भी उसे बचपन में छोड़ दिया था और वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है और उनका बेटा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जिसका नाम मिंगजे था। इसीलिए लू मिंगफाई मिंगजे को ऑनलाइन ट्रोल करता है ताकि वो अपना बदला उससे ले सके और एक लड़की बनकर उससे चैटिंग करता है। उसके अंकल और आंट हर वक्त उसे कुछ न करने का ताना देते रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पैसे कमाने चाहिए वरना तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी वजह से लू मिंगफाई को अपना कोई भी फ्यूचर नजर नहीं आता। ईवा नैनो को ये भी बताती है कि वो एक लड़की जिसका नाम चैन विन है को बहुत ज्यादा पसंद करता है जो कि उसके स्कूल में पढ़ती है। अब नैनो ईवा से लू मिंगफाई के फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है, जिस पर ईवा उसे बताती है कि उसका कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है और बस अखबार बेच के इतने पैसे कमाना चाहता है कि जिससे उसका गुजारा हो सके और वो हर वक्त गेम्स खेल सके। अब नैनो ये सब बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिस पर वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंसिपल एक इस तरह के आम से लड़के को किस तरह कॉलेज में एडमिशन दे सकता है। अब दूसरी तरफ लू मिंगफाई घर का सामान खरीदने के लिए बाहर जाता है, मगर उसे ये भी देखना था कि उसने जिन कॉलेजेस में अप्लाई किया है उनमें से किसी ने उसको एडमिशन दिया है या नहीं। वो मेल बॉक्स के पास जाता है और वहाँ बैठे लड़के से पूछता है कि क्या उसके लिए कोई खत आया है, जिस पर वो लड़का उसे एक पैकेज देता है जिसमें उसके लिए खत होते हैं। जब वो पहला खत देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे इस कॉलेज की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। मगर दूसरी तरफ जब वो दूसरा लेटर खोलता है जो कि कैसल कॉलेज की तरफ से होता है तो वो बहुत हैरान होता है क्योंकि कैसल कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया था। इस लेटर में उसे ये भी बताया जाता है कि प्रोफेसर गैरियन उसको पढ़ाएंगे और उन्होंने ही उसे ये खत भेजा था। लू मिंगफाई को ये सब ख्वाब लगता है, लेकिन बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि ये तो एक असली खत है। वो फौरन अपने घर जाता है ताकि अपनी फैमिली को इस एडमिशन के बारे में बता सके। जब वो ये सब बातें सुनते हैं तो उसकी फैमिली को तो ये सब मजाक ही लगता है और उसकी आंट उसे कहती है कि ये खत नकली है और तुम जैसे नालायक स्टूडेंट को कैसल कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल सकता है। उसका कजन मिंगजे उसे कहता है कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि इस कॉलेज में सिर्फ ह्यूमन हाइब्रिड्स यानी वो लोग जो हाफ ड्रैगन और हाफ ह्यूमन होते हैं सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं। वो उसे बताता है कि एक लड़का जिसका नाम चूजाई है और वो फेमस ह्यूमन हाइब्रिड है और कैसल एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, सिर्फ उस जैसे ही लोग इस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं, लिहाजा तुम इस कॉलेज में एडमिशन का बिल्कुल भी मत सोचो। तभी लू मिंगफाई को डे ड्रीम आता है कि एक हेलीकॉप्टर उनके अपार्टमेंट के बाहर आया है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम चूजाई है। यहाँ तक कि वो उसके सामने झुक जाता है और उसकी मिन्नत करने लगता है कि हम बहुत अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें अब इस एकेडमी में एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन तभी लू मिंगफाई अपने डे ड्रीम से बाहर आ जाता है और उसे ये रियलाइज होता है कि शायद उसकी फैमिली ठीक ही कह रही है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लेटर के साथ एक डिवाइस भी मौजूद थी जिस पर एक कॉल आती है जिसको उसकी आंट रिसीव करती है। वो उसे बताती है कि कल कैसल एकेडमी में तुम्हारा इंटरव्यू होगा क्योंकि तुम्हें कैसल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है और ये बात सच है, जिसको सुन के वहाँ मौजूद सभी लोग यानी कि लू मिंगफाई, उसकी आंट, अंकल और उसका कजन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। अब रात को लू मिंगफाई अपने दोस्त को ऑनलाइन अपने कैसल कॉलेज में एडमिशन के बारे में बताता है,
जिसको सुन के उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे टिप्स देता है कि कल उसने इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे तैयार करना है। अब अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए लू मिंगफाई मेन सिटी में एक बिल्डिंग पे पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके पिछले स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए होते हैं क्योंकि उन्हें भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होता है। और वहाँ चैन विन भी आई होती है जिससे वो प्यार करता है। अब वो सब इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। तभी लू मिंगफाई चैन विन के पास बैठता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जिस पे चैन विन उसे हाँ में जवाब देती है। तो वो उसे कुछ टिप्स देता है और उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहता है, जिस पर चैन विन उसका शुक्रिया अदा करती है और अपनी बारी आने पर इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। अब सभी स्टूडेंट्स बारी बारी अपने इंटरव्यूज देते हैं और इसी तरह लू मिंगफाई की बारी भी आ जाती है। लू मिंगफाई बहुत अच्छी तैयारी करके आया होता है, इसीलिए वो इंटरव्यू के वक्त बहुत एक्साइटेड होता है। लेकिन इंटरव्यूअर उससे अजीब सवालात पूछते हैं, जैसा कि क्या वो एलियंस पे यकीन रखता है, जिसको सुन के लू मिंगफाई को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो इस तरह के सवालात की तैयारी नहीं करके आया था। उसे लगा था कि इंटरव्यूअर उससे उसके बचपन के बारे में पूछेगा, मगर एक और इंटरव्यूअर जो कि उसके सवालात के जवाबात लिखने के लिए वहाँ बैठा था, वो उससे कहता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा, हमें सिर्फ यही सवालात पूछने हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहम सवालात हैं। जिस पर लू मिंगफाई उनको बताता है कि हाँ, मुझे एलियंस पे यकीन है और हर रात मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और मुझे वहाँ पर सितारे नजर आते हैं। और वो उन्हें बताता है कि ये कायनात बहुत बड़ी है और यकीनन यहाँ पर जमीन के अलावा और सैयारों पर बहुत से लोग रहते होंगे। सब सवालों के जवाब देने के बाद अब लू मिंगफाई खड़ा हो जाता है और इंटरव्यूअर को अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने एक रॉन्ग कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है। वो इंटरव्यूअर से लू मिंगफाई के बारे में पूछता है और कहता है कि बताओ इंटरव्यू कैसा हुआ। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर गैरियन होता है, जिसने लू मिंगफाई को इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। जिस पर इंटरव्यूअर उसे बताता है कि लू मिंगफाई इंटरव्यू को कंप्लीट किए बगैर ही यहाँ से चला गया है। जिस पर प्रोफेसर गैरियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुमने लू मिंगफाई को रोका क्यों नहीं, अब उसे कॉल करो और उसे वापस बुलाओ। प्रोफेसर का गुस्सा देखकर इंटरव्यूअर बहुत हैरान होता है। अब वापसी पर लू मिंगफाई को चैन विन मिलती है और वो उससे अपने साथ ग्रेजुएशन पार्टी पर चलने को कहती है। तो वो सोचता है कि एक दिन मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा और अपनी सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारूंगा। मगर इसी के साथ उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरी मौका तो अभी इंटरव्यू को मना करके ही गवा दिया है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी आंट उसे बताती है कि एक आदमी जिसका नाम प्रोफेसर गैरियन है, उसने अभी कॉल की है और मुझे बताया है कि तुमने इंटरव्यू को पास कर लिया है और तुम्हें कैसल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। अब अगले दिन लू मिंगफाई अपने अंकल, आंट और कजिन के साथ एक बिल्डिंग में प्रोफेसर गैरियन से मिलने दोबारा जाते हैं। उसकी आंट प्रोफेसर से पूछती है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे और वो कहाँ रहेगा। जिस पर प्रोफेसर गैरियन उन्हें बताता है कि उसे $36,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी और उसे अकेडमी के हॉस्टल में रहने की जगह दी जाएगी। इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद उसकी आंट बहुत ज्यादा खुश होती हैं। प्रोफेसर को फौरन कहती हैं कि हाँ, ये इस कॉलेज में एडमिशन लाजमी लेगा। प्रोफेसर गैरियन इन सबको बताता है कि हम लू मिंगफाई को इसलिए इस कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं क्योंकि लू मिंगफाई की स्पिरिट में 100 साल पुराना टैलेंट है और ये बहुत ही रेयर है। ये सब सुन के उसके अंकल और आंट कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर लू मिंगफाई को एक लेटर देता है जो कि उसके माँ बाप ने उसके लिए छोड़ा था। प्रोफेसर लू मिंगफाई को बताता है कि तुम हमारे कॉलेज के ऑनररी स्टूडेंट हो, जिसको सुन के लू मिंगफाई हैरान हो जाता है क्योंकि वो हमेशा ये समझता था कि उसके माँ बाप ने उसे बचपन में बगैर किसी वजह के छोड़ दिया था, मगर उसे नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। इस सब को सुन के लू मिंगफाई की आंखों में नमी आ जाती है और वो सभी से ये कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है और टॉयलेट में आकर वो लेटर खोल के पढ़ता है, जिसको पढ़ के वो बहुत रोता है। उस लेटर में उसकी मदर ने उसे बताया था कि वो उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हैं और क्या वजह थी कि उन दोनों को उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसे ब्लड लाइन से ताल्लुक रखते हैं जो कि बहुत रेयर है और इसी वजह से उन दोनों ने कैसल कॉलेज में अपने बेटे को छोड़ के एडमिशन लिया। खत में ये भी लिखा होता है कि जब लू मिंगफाई एक मखसूस उम्र का हो जाएगा तो उसे इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पे एडमिशन दिया जाएगा ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। इस सब पढ़ के लू मिंगफाई को बहुत रोना आता है, मगर तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है क्योंकि वो लड़कियों के बाथरूम में रो रहा था। तभी वो उससे कहती है कि अगर तुमने ऐसे ही रोना है तो तुम्हें इस बिल्डिंग से चले जाना चाहिए, जिस पर लू मिंगफाई खामोश हो जाता है। अब नैनो उसे वापस मीटिंग में लेकर आती है तो प्रोफेसर गैरियन लू मिंगफाई से पूछता है कि तुमने क्या सोचा, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। तब लू मिंगफाई उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगता है, मगर वहीं पर नैनो सबको बताती है कि वो एडमिशन लेने में इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि वो एक लड़की से मोहब्बत करता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। ये सब सुन के लू मिंगफाई हैरान होता है कि नैनो को ये सब बातें कैसे पता और वो चैन विन को भी नहीं जानती। जिस पर नैनो लू मिंगफाई से कहती है कि ये सब मैंने वैसे ही कह दिया था। अब लू मिंगफाई को वो इशारतन बताती है कि असल
में वो है कौन। वो उसी जुमले को दोबारा दोहराती है जो उसने उस रात लू मिंगफाई को कहा था जब वो दोनों गेम खेल रहे थे, जिस पर लू मिंगफाई को फौरन एहसास होता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उस रात मुझे कंप्यूटर गेम पर हराया था। अब रात को वो अपनी छत पर बैठ के सोचता है कि किस तरह नैनो को उसके बारे में इतनी ज्यादा मालूमात है। वो अपना फोन निकालता है और चैन वेन से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने ही लगता है कि तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वो उसे बताती है कि कॉलेज के एआई सिस्टम ईवा ने उसकी लोकेशन उसको बताई है। प्रोफेसर गैरियन के कहने पे वो यहाँ आई है ताकि वो उसे कॉलेज में एडमिशन लेने पे राजी कर सके। एक मर्तबा लू मिंगफाई दोबारा इनकार कर देता है और कहता है कि मैं चैन विन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उससे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। मगर नैनो उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि चैन विन तुमसे मोहब्बत नहीं करती और तुम सिर्फ एक लड़की की वजह से जो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती इतना अच्छा मौका जाया कर रहे हो। जिस पर लू मिंगफाई उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो मुझसे मोहब्बत ना करती होती तो मुझे अपने साथ पार्टी पे चलने को ना कहती। जिस पर नैनो उसे कहती है कि तुम सारी जिंदगी इसी तरह गलत फैसले करते आए हो और अब भी अगर तुमने गलत फैसला किया तो इसका असर तुम्हारी बाकी की जिंदगी पे भी पड़ेगा। अब अगले दिन लू मिंगफाई चैन विन से ग्रेजुएशन पार्टी में मिलता है। वो पार्टी के लिए कुछ चीजें लेके जा रहा होता है। तभी नैनो उसके पास आती है और दोबारा उसे मशवरा देती है कि चैन विन को छोड़ दो क्योंकि आज प्रोफेसर जा रहा है और अगर वो चला गया तो इसका मतलब है कि ये मौका तुम्हारे हाथ से गया। लेकिन लू मिंगफाई अब दोबारा इनकार कर देता है और कहता है कि वो ग्रेजुएशन पार्टी पर चैन विन को अपनी फीलिंग्स बता देगा, जिसको सुन के नैनो वहाँ से चली जाती है। अब हम लू मिंगफाई को देखते हैं जो शीशे के सामने चैन विन से अपनी फीलिंग्स को बताने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो रास्ते से फूल तोड़ता है ताकि वो चैन विन को दे सके क्योंकि उसके पास चैन विन को तोहफा देने के भी पैसे नहीं होते। अब पार्टी शुरू हो जाती है और लू मिंगफाई का दोस्त जेम उसके लिए एक सूट लेकर आता है जिसको पहन के वो पार्टी में जाता है। तभी वहाँ पर उसको दो स्टूडेंट्स मिलते हैं और उन दोनों ने भी उसी जैसा सूट पहना होता है। अब वो सोचता है कि वो चैन विन को अपनी फीलिंग्स बता देगा, मगर तभी जेम वहाँ पर आ जाता है और चैन विन से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता है, जिसको देख के लू मिंगफाई को पता चल जाता है कि सारा वक्त जेम उसको बेवकूफ बनाता रहा और उसे ये बात बहुत बुरी लगती है कि चैन विन भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और लू मिंगफाई के सामने जेम के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। ये सब देख के लू मिंगफाई का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया था। मगर तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है जिसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था और उसको देख के लू मिंगफाई के क्लासमेट्स हैरान रह जाते हैं। वो लू मिंगफाई के पास जाती है और उसके बाजू में अपना बाजू डालकर जेम और चैन विन को बताती है कि लू मिंगफाई के पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है और अब वो चैन विन जैसी लड़की पर अपना टाइम जाया नहीं करेगा, जिसको देख के जेम को बहुत गुस्सा आता है। मगर नैनो उसे बताती है कि आज के बाद तुम एक नए लू मिंगफाई को देखोगे। ये कहने के बाद वो उसे लेके बाहर की तरफ जाने लगती है तो लू मिंगफाई को कहती है कि अगर तुम एक आखिरी बार चैन विन को देखना चाहते हो तो देख लो, मगर वो इनकार कर देता है। अब वो दोनों नैनो की गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, मगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिस पर नैनो अपनी गाड़ी के टैंक को फुल करती है। मगर इसी दौरान वो लू मिंगफाई को बताती है कि वो प्रिंसिपल को मायूस नहीं कर सकती क्योंकि प्रिंसिपल चाहते हैं कि तुम हमारे कॉलेज को ज्वाइन करो। जिस पर वो नैनो का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे एग्री कर ही लिया, अब मैं कैसल कॉलेज को ज्वाइन करूंगा। जिस पर नैनो ईवा को लू मिंगफाई के फैसले के बारे में बताती है। अब ईवा लू मिंगफाई से पहली मर्तबा मिलती है और लू मिंगफाई को उसका स्टूडेंट आईडी कोड भी बताती है और उसे कहती है कि तुम एक एस रैंक स्टूडेंट हो। वो उसे कैसल कॉलेज की तमाम इन्फॉर्मेशन भी देती है, जिस पर नैनो लू मिंगफाई को कॉलेज का किंग कहती है। हालांकि अभी तक लू मिंगफाई ने कोई भी टास्क पूरा नहीं किया था, जिसको सुन के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करता है। नैनो उसे बताती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गाइड करूंगी और जो कुछ मैंने कॉलेज से सीखा है वो तुम्हें बताऊंगी और तुम्हारी मदद भी करूंगी वक्त आने पे। जिसको सुन के लू मिंगफाई बहुत खुश होता है और कहता है कि आज से तुम मेरी दोस्त हो। अब ईवा तमाम इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम पे सेव कर लेती है, जिससे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को ये नोटिफिकेशन मिल जाता है कि लू मिंगफाई ने कैसल कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है। अब कुछ दिनों बाद लू मिंगफाई कैसल कॉलेज जाने के लिए एयरपोर्ट जाता है और वहाँ पर एक ऑफिसर से सीसी लाइन ट्रेन का पूछता है क्योंकि उसने उसी ट्रेन से कॉलेज को जाना था। तो वो उसे कहता है कि इस नाम की कोई भी ट्रेन नहीं है और मैं तुम जैसे भिखारियों से बात नहीं करता। जिस पर लू मिंगफाई अपनी जेब से
$20 निकाल के कहता है कि मैं गरीब नहीं हूँ। मगर वो जैसे ही इर्द गिर्द देखता है तो वहाँ पर उसे बहुत से भिखारी नजर आते हैं जिनके कपड़े लू मिंगफाई से मिलते जुलते थे। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तुम्हें चाइनीज एम्बेसी जाना होगा, वहाँ पर तुम्हें खाना और रिहाइश मिल जाएगी। और ये कह के वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब ये सब देख के लू मिंगफाई को अजीब लगता है और वो एयरपोर्ट पर ही एक होटल में जाता है, लेकिन उसे होटल में उसके हुलिये की वजह से एंटर नहीं होने दिया जाता। उसे बताया जाता है कि भिखारी यहाँ पर नहीं आ सकते, मगर तभी वो फिंगर नामी एक लड़के से मिलता है जिसके बाल सिल्वर कलर के होते हैं। वो लड़का उससे कुछ पैसे मांगता है क्योंकि वो गरीब था, मगर तभी उसकी नजर उसके हाथ पे पड़ती है क्योंकि लू मिंगफाई ने अपने हाथ में कैसल कॉलेज का कार्ड पकड़ा हुआ था, जिस पर फिंगर उससे पूछता है कि क्या तुम कैसल कॉलेज में स्टूडेंट हो, और उसके साथ ही वो अपनी जेब से अपना कार्ड भी निकालता है क्योंकि वो भी कैसल कॉलेज में ही पढ़ता था। वो उससे बताता है कि मैं सीनियर हूँ, और ये कहते साथ ही वो उसके हाथ से $20 का नोट ले लेता है। अब रात को वो दोनों अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी फिंगर उससे बताता है कि मैं यहाँ पर 8 साल से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने ग्रेड्स को रिपीट किया है, और तुम जान ही गए होगे कि मैं कितना लायक स्टूडेंट हूँ। अब वो लू मिंगफाई को मजीद बताता है कि कॉलेज पहाड़ों के दरमियान में बना हुआ है और वहाँ पर पहुँचने का सबसे आसान तरीका सीसी लाइन ट्रेन ही है। वो उसे मजाक में कहता है कि अगर तुम्हारा प्राइवेट जहाज है तो तुम उसके जरिए भी वहाँ पर जा सकते हो, हेडमास्टर से परमिशन लेके। अब आधी रात का वक्त हो जाता है। लू मिंगफाई और फिंगर दोनों ही सो जाते हैं। लू मिंगफाई एक ख्वाब देखता है जिसमें बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर जंग हो रही होती है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो उसकी नजर खिड़की से बाहर एक बहुत बड़े चांद पे पड़ती है, मगर जैसे ही वो अपनी दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो लू मिंगफाई की तरफ देखता है और उसे भाई कहता है। तभी असल में लू मिंगफाई की आंख खुल जाती है और वो चीखने लगता है, जिसको सुन के फिंगर वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो सब ख्वाब था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक बेल होती है और ऐसा लगता है जैसे वो भूत है। वो मुसलसल ये कह रहा होता है कि सीसी लाइन ट्रेन आ गई है, अपने कार्ड्स को और सामान को रेडी रखो। फिंगर उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें सीसी लाइन ट्रेन का टिकट चाहिए। तभी लू मिंगफाई भी वहाँ पर उस आदमी के पास जाता है और उससे अपना नाम बताता है, जिसको सुन के वो आदमी हैरान रह जाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें लेने प्रोफेसर गैरियन ने खुद आना था और तुम्हें तो बस सिर्फ अपने कार्ड को एक मर्तबा यूज करना होगा और ट्रेन खुद ब खुद तुम्हें लेने आ जाएगी। जिसको सुन के लू मिंगफाई बहुत हैरान होता है। फिर लू मिंगफाई अपने कार्ड को यूज करता है और पूरे एयरपोर्ट की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और अंडरग्राउंड रास्ता भी खुल जाता है, जहाँ पर एक्चुअल में सीसी लाइन ट्रेन उनको लेने के लिए आती है और प्रोफेसर गैरियन उसे खुद वहाँ पर लेने के लिए आते हैं। अब प्रोफेसर गैरियन, फिंगर और लू मिंगफाई ट्रेन में बैठ जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर गैरियन लू मिंगफाई को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को कहते हैं और वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि पूरी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते, और यहाँ पर ड्रैगन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। वो लू मिंगफाई से इसके बारे में उसकी राय मांगते हैं, जिस पर लू मिंगफाई उन्हें बताता है कि बहुत सी स्टोरीज में हमें इनका जिक्र मिलता है, जिस पर प्रोफेसर गैरियन उसे कहते हैं कि ये सिर्फ स्टोरी में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी मौजूद है। वो उसे बताते हैं कि ड्रैगन और इंसानों के दरमियान बहुत अरसा तक एक लंबी जंग होती रही, लेकिन आम इंसानों को इसके बारे में नहीं पता क्योंकि कैसल कॉलेज में ड्रैगन के बारे में पढ़ाया जाता है और कैसल कॉलेज के स्टूडेंट्स ही ड्रैगन्स को मारते हैं और इंसानों की मदद करते हैं। ये सब सुनने के बाद लू मिंगफाई कहता है कि शायद प्रोफेसर को किसी दिमागी डॉक्टर की जरूरत है, मगर तभी लू मिंगफाई को दोबारा डे ड्रीम आता है और वो दोबारा उसी लड़के को देखता है जिसको उसने एयरपोर्ट पर अपने डे ड्रीम में देखा था। वो लड़का उसे बताता है कि प्रोफेसर ठीक कह रहा है, ड्रैगन्स असल में मौजूद हैं। वो लू मिंगफाई को एक पहाड़ दिखाता है जिसकी चोटी पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है और वहाँ पर एक ड्रैगन भी मरा हुआ होता है। वो उसे बताता है कि इसको एक इंसान ने मारा था और इस ड्रैगन के मरने पर सभी इंसानों ने बहुत ज्यादा जश्न मनाया था क्योंकि इससे इंसानों की तरक्की का आगाज हुआ था। दरअसल इस लड़के का नाम लू मिंगजाई होता है और वो लू मिंगफाई के ख्वाब में आकर अक्सर उससे बातें करता है और बहुत से राजों से पर्दा भी उठाता है। अब इस सब के बाद लू मिंगफाई होश में आ जाता है। अब प्रोफेसर लू मिंगफाई को मजीद यकीन दिलाने के लिए अपने एक एसोसिएट को बुलाता है जो अपने साथ 2 बॉक्सेस लेके आता है। वो उनको बताता है कि मैंने अपनी 40 साल जिंदगी में सिर्फ 2 बार ही एस रैंक स्टूडेंट्स को देखा है और लू मिंगफाई तुम दूसरे एस रैंक स्टूडेंट हो। उसके बाद वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें एक ड्रैगन स्केल होता है। वो लू मिंगफाई को कहता है कि तुम्हें गन को यूज करके इसे टारगेट करना होगा
जिस पर लू मिंगफाई उन्हें बताता है कि मुझे तो गन बहुत अच्छी तरह यूज करनी आती है क्योंकि मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली हुई है। स्केल को अपनी गन से टारगेट करता है, लेकिन वो ड्रैगन स्केल इतना ज्यादा सख्त होता है कि बुलेट वापस आ जाती है और स्केल पर कोई भी असर नहीं होता। मगर लू मिंगफाई को फिर भी यकीन नहीं आता। अब वो दूसरे बॉक्स को देखता है जिसके अंदर एक ड्रैगन का बच्चा होता है जो कि एक छोटे से बॉक्स में सो रहा होता है। प्रोफेसर लू मिंगफाई को इसके बारे में बताता है, लेकिन लू मिंगफाई को अब भी यकीन नहीं आ रहा होता। वो ड्रैगन को जैसे ही करीब से देखता है तो ड्रैगन का बच्चा उसी वक्त जाग जाता है और गुस्सा करने लगता है। अब इसी तरह ड्रैगन के बच्चे को गुस्सा करते देख सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस बॉक्स में नैनो टेक्निक को इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ड्रैगन का वो बच्चा बहुत जल्द दोबारा सो जाता है। प्रोफेसर कहता है कि ड्रैगन के इस बच्चे ने लू मिंगफाई को देख के रिएक्ट किया है क्योंकि लू मिंगफाई भी एक रेयर ब्लड लाइन है। इसके बाद लू मिंगफाई प्रोफेसर के साथ कॉलेज में एंटर होता है, लेकिन उसे कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर नजर नहीं आता। तो वो प्रोफेसर से पूछता है कि यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं मौजूद, जिस पर प्रोफेसर को भी हैरत होती है कि वाकई यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सायरन बज जाता है और प्रोफेसर को एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो लू मिंगफाई को लेकर फौरन भागता है और एक पिलर के पीछे छुप जाता है क्योंकि वहाँ पर दो ग्रुप्स काले और लाल कपड़े पहने हुए आ गए थे और वो दोनों एक दूसरे को टारगेट लेकर शूट कर रहे थे। अब पूरा कैसल कॉलेज एक जंग का मैदान बन चुका था और इसी दौरान प्रोफेसर को भी एक बुलेट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब बारी बारी सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं, यहाँ तक कि आखिर में सिर्फ दो ग्रुप्स के लीडर्स और एक लड़की बच जाती है। अब वो दोनों लीडर्स ग्राउंड में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक का नाम सीजर होता है जो कि स्टूडेंट यूनियन का लीडर था और दूसरे का नाम ज़ेहैंग होता है जो कि लायन हार्ट सोसाइटी का लीडर था। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और उनको इस तरह लड़ते देख लू मिंगफाई बहुत हैरान होता है। मगर तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि एक दूसरे को टारगेट करती हैं, लेकिन दरमियान में लू मिंगफाई खड़ा होता है। उनमें से एक लड़की नैनो होती है। वो लू मिंगफाई को नीचे बैठने को कहती है, लेकिन लू मिंगफाई जैसे ही नीचे बैठता है दूसरी लड़की नैनो को हिट कर देती है और नैनो वहीं पर गिर जाती है। तो दूसरी लड़की फौरन चिल्ला के कहती है कि नैनो गिर गई है, सीजर हम जीत गए। लेकिन इसी दौरान लू मिंगफाई को दोबारा डे ड्रीम आता है। अब वो लड़का जो उसके ख्वाब में आता है उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से लू मिंगफाई फौरन से उस लड़की को, सीजर को और ज़ेहैंग तीनों को शूट कर देता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो हैरान होता है कि उसने ये सब कैसे किया। मगर तभी वहाँ पर नर्सेज का एक बहुत बड़ा ग्रुप जख्मियों की मदद करने के लिए पहुँच जाता है और साथ ही एक बूढ़ा आदमी जो कि गंजा था वो लू मिंगफाई के पास आता है और कहता है कि स्टूडेंट्स ने सिर्फ फन करने के लिए कॉलेज के कितने ज्यादा पैसे जाया कर दिए। तभी प्रोफेसर गैरियन भी उठ जाते हैं और लू मिंगफाई को बताते हैं कि ये असली बुलेट्स नहीं थी बल्कि नकली थी और कोई भी नहीं मरा बल्कि सिर्फ बेहोश हुआ था और आज कॉलेज में स्टडी डे नहीं था, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स ने ये सब किया ताकि वो देख सके कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मगर ये बात करते हुए प्रोफेसर गैरियन दोबारा नीचे गिर जाते हैं। दरअसल वो लू मिंगफाई को दिखाना चाहते थे कि ये नकली बुलेट्स कैसे अपना काम करती हैं। ये सब देख के उस बूढ़े आदमी जिसका नाम प्रोफेसर मैन था को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो कॉलेज में फाइनेंस और डिसिप्लिन का इंचार्ज था। वो फौरन से प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने के लिए कॉल कर देता है ताकि वो बता सके कि स्टूडेंट्स ने कॉलेज को कितना ज्यादा खराब कर दिया है। मगर प्रिंसिपल उनसे कहता है कि स्टूडेंट्स का जो भी दिल है करने को उन्हें करने दो। कॉलेज की तरफ से $2 लाख दिए जाएंगे ताकि कॉलेज की मुरम्मत करवाई जा सके, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं रोका जाएगा। प्रिंसिपल ये भी कहता है कि काश मैं भी तब वहाँ पर होता जब स्टूडेंट्स ये सब कर रहे थे। अब ये सब सुनने पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी प्रिंसिपल प्रोफेसर मैन से लू मिंगफाई को मिलाने के लिए कहता है, जिस पर लू मिंगफाई प्रोफेसर मैन से फोन लेकर प्रिंसिपल से बात करता है, जिस पे प्रिंसिपल उसे अपनी क्लास ज्वाइन करने को कहता है और गुड बाय कर देता है। अब ये देख के वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स जेलस होते हैं कि प्रिंसिपल लू मिंगफाई को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दे रहा है, जिसको प्रोफेसर मैन ने भी महसूस किया था। इसके बाद लू मिंगफाई अपने रूम में जाता है जो कि काफी बड़ा कमरा था। वहाँ पर उसका रूममेट कोई और नहीं बल्कि फिंगर था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखाऊंगा और उसे लेकर अपने साथ पूरे कॉलेज की सैर को निकल जाता है। कॉलेज की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स दिखाता है और उसे बताता है कि इस कॉलेज पे कोई भी मैजिकल अटैक नहीं कर सकता क्योंकि प्रोफेसर मैन के फादर एक वॉच टावर में रहते हैं और उन्होंने पूरे कॉलेज पर हिफाजत के लिए एक बैरियर लगाया हुआ है। फिर वो लू मिंगफाई को एक ऐसी क्लास में लेके जाता है
जहाँ पर पूरे कॉलेज में सिर्फ उसी क्लास में मैजिक यानी जादू सिखाया जाता है और ये सिर्फ वही लोग सीख सकते हैं जिनके पास ड्रैगन ब्लड लाइन हो। लू मिंगफाई वहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखता है जो कि अपनी मैजिक टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जिसके पास वाटर मैजिक होता है और वो अपनी टेक्निक को यूज कर रहा होता है, लेकिन उस टेक्निक पे उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन तभी दूसरा स्टूडेंट उस पानी को फ्रीज कर देता है और सबको बचा लेता है। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल एक जहाज पर अपने दोस्त के साथ चाय पी रहे होते हैं और उसके दोस्त का नाम मैनसन होता है। प्रिंसिपल अपने दोस्त को कहता है कि इस बार मैं सिर्फ जंग लड़ने के लिए फौज नहीं बल्कि अपने कॉलेज से जीनियस लोगों को पैदा करना चाहता हूँ ताकि इंसानियत को हमेशा के लिए ड्रैगन से बचाया जा सके और अमन का दौर शुरू हो, और इसके लिए वो लू मिंगफाई को खुद ट्रेन करेंगे। इसके बाद वो अपने दोस्त मैनसन से सीक्रेट मिशन के बारे में पूछता है जो कि उन्होंने शुरू करना था। अब दूसरी तरफ प्रोफेसर गैरियन खुद लू मिंगफाई के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें 3E एग्जाम को देना होगा, लेकिन असल एग्जाम से पहले मैं तुम्हारा एक बार टेस्ट लेना चाहता हूँ। वो उसके सामने एक म्यूजिक बॉक्स रखता है जिसमें ब्लैक ड्रैगन की रिकॉर्डिंग थी कि इस म्यूजिक बॉक्स को जब भी चलाया जाता है तो इसके असर से वो तमाम लोग जिनमें ड्रैगन ब्लड होता है वो झुक जाते हैं और ब्लैक ड्रैगन के तख्त की तरफ सर को नीचे कर लेते हैं। और वैसे भी अगर तुम ये सब करोगे तो ये तुम्हारा मैजिक लैंग्वेज को सीखने के लिए पहला कदम होगा। ये सुनने से वो इंसान जिसमें ड्रैगन ब्लड होता है वो बेहोश हो जाता है। अब प्रोफेसर वो रिकॉर्डिंग चलाता है और लू मिंगफाई से पूछता है कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, जिस पर लू मिंगफाई उन्हें बताता है कि मुझे बस नींद आ रही है, जिसको सुन के प्रोफेसर को बहुत हैरत होती है और वो सोचने लगता है कि एक S रैंक स्टूडेंट जिसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन हो उसे नींद कैसे आ सकती है। ये सब देख के प्रोफेसर गैरियन वहाँ से लाइब्रेरी की तरफ भागता है और प्रोफेसर मैन को भी वहाँ पे बुला लेता है। अब वहाँ पर वो कुछ पुरानी किताबें निकाल के पढ़ते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि लू मिंगफाई ब्लैक नहीं बल्कि व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन है और ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन वो फैसला करते हैं कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे और इस बात को छुपा के रखेंगे। दूसरी तरफ अब सभी स्टूडेंट्स अपना 3E एग्जाम दे रहे होते हैं, लेकिन लू मिंगफाई एग्जाम में भी चीट कर रहा होता है और तमाम आंसर्स को कॉपी कर रहा होता है जो फिंगरनेल से लिख के दिए थे। मगर इसी दौरान उसे दोबारा डे ड्रीम आता है और वही लड़का लू मिंगजे उसे दिखाई देता है। वो लड़का उसे बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब अपने 3 घंटों के एग्जाम में लू मिंगफाई 2 घंटे तो सोया ही रहता है और उसे नैनो आके जगाती है और उससे आंसर शीट वापस ले लेती है। अब रात को लू मिंगफाई दोबारा ख्वाब में अपने भाई लू मिंगजाई को देखता है जो कि उसे एक बेल दिखाता है और कहता है कि ये मौत की बेल है और ये जब भी बजती है इसका मतलब है कि कोई किसी मुश्किल में है या मरने वाला है। वो उससे भी पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई फेवर चाहिए, जिस पर लू मिंगफाई को याद आता है कि किस तरह नैनो ने मैप का यूज करते हुए उसे छत पे ढूंढ लिया था। तो वो अपने भाई लू मिंगजाई से कहता है कि हाँ, मुझे तुम ऐसा मैजिक सिखाओ जिससे मुझे पूरी दुनिया का मैप पता चल जाए। तभी फिंगर आकर लू मिंगफाई को जगाता है और लू मिंगफाई का ड्रीम यहीं पर खत्म हो जाता है। उसे पता चलता है कि इमरजेंसी अलार्म बज रहा है और हायर ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स को मीटिंग हॉल में बुलाया गया है। वहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि एक मिशन के दौरान हमें ब्रॉन्ज ड्रैगन किंग का महल मिला था और हमारे मिशन के 2 मेंबर्स इस महल में फंसे हुए हैं और जहाज में वापस नहीं आ पा रहे और वो महल बार बार अपने मैप को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है। वो सभी स्टूडेंट्स को कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं जिनमें कुछ लिखा हुआ होता है। वो स्टूडेंट्स को उन्हें डीकोड करने को कहते हैं ताकि उन 2 मेंबर्स को वहाँ से निकलने में मदद की जा सके और इस सब में उन्हें सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज के मुताबिक उस राइटिंग को डीकोड करने लगते हैं। लू मिंगफाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने साथ एक सुनहरे बालों वाली लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जीरो था और वो बहुत ही तवज्जो के साथ उस राइटिंग को डीकोड कर रही थी, जिस पर लू मिंगफाई को अपना आप बहुत ज्यादा कमतर लगता है क्योंकि वो उस जितनी मेहनत भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जीरो को देख के उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी आती है और वो अपने भाई लू मिंगजाई का दिया हुआ ओपन मैप यूज करता है और महल में फंसे हुए उन दोनों लोगों को वहाँ से निकलने का रास्ता बताता है। वो दोनों मेंबर्स उन्हीं लोगों में शामिल थे जिन्होंने लू मिंगफाई का इंटरव्यू लिया था, लेकिन अब वापसी के लिए उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अब उनमें से एक मेंबर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और बाहर आकर ड्रैगन का अंडा अपने साथियों को जहाज पे पकड़ा देता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर ड्रैगन सर्वेंट आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। लेकिन वो ड्रैगन सर्वेंट अपने ड्रैगन किंग का अंडा उन लोगों से वापस नहीं ले पाता
जिस पर वो ड्रैगन सर्वेंट उनके जहाज का पीछा करने लगता है ताकि वो अपने ड्रैगन किंग का अंडा उनसे वापस ले सके। ये सब देख के जहाज के लीडर मैनसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ड्रैगन सर्वेंट पे अटैक कर देता है ताकि वो अपने मरे हुए साथियों का बदला ले सके। लेकिन ड्रैगन सर्वेंट को कुछ भी नहीं होता और उल्टा वो उनका एक और मेंबर मार देता है। अब मैनसन दोबारा उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी ड्रैगन सर्वेंट को कुछ नहीं होता और वो ड्रैगन सर्वेंट उनके जहाज को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तभी मैनसन को एक डैम दिखाई देता है और वो अपने स्टाफ को ऑर्डर करता है कि फौरन इस डैम की तरफ चलो ताकि इस ड्रैगन सर्वेंट को डैम के दरवाजे में पकड़ के कुचला जा सके। और ऐसा ही होता है। ड्रैगन सर्वेंट उस दरवाजे में फंस जाता है, लेकिन मरने से पहले वो अपना एक दांत मैनसन की तरफ फेंकता है जो कि मैनसन की बॉडी में घुस जाता है और मैनसन भी जख्मी हो जाता है। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि वो ये मिशन जीत चुके हैं और वो इस सब का क्रेडिट लू मिंगफाई को देते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही उनके हाथ ड्रैगन पैलेस के कुछ अहम राज भी आ गए थे। प्रिंसिपल बाकी स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने भी इस सब में उनकी मदद की थी। इसके बाद कॉलेज में एक बेल बजती है जिसका मतलब था कि कोई मर गया है। तभी जे हैंग लू मिंगफाई के पास आता है और उसे थैंक्स कहता है और उससे अपनी पार्टी लॉयन हार्ट को ज्वाइन करने का भी कहता है ताकि इसके बाद लू मिंगफाई उस पार्टी को संभाल सके। मगर लू मिंगफाई ये कह के इनकार कर देता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ जहाज पर प्रिंसिपल अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था। मैनसन उसे कहता है कि मेरे मरने की खबर स्टूडेंट्स को ना दी जाए और उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। अब कुछ दिनों बाद लू मिंगफाई को ऑनलाइन नैनो की तरफ से एक डांस पार्टी के लिए इनविटेशन आता है जो कि उसे स्टूडेंट यूनियन पार्टी की तरफ से ज्वाइन करनी थी। अब लू मिंगफाई ये सब फिंगर को बताता है तो फिंगर उसे सीजर की स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बारे में बताता है कि वो एक बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता है और उसने भी तुम्हें इसी अंदाज में अपनी पार्टी को ज्वाइन करने का कहा था जिस अंदाज में जे हैंग ने लॉयन हार्ट पार्टी को ज्वाइन करने का कहा है। मगर लू मिंगफाई उसे कहता है कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन फिंगर उसे पार्टी में जाने को कहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा खाना होगा। अब रात को लू मिंगफाई और फिंगर उस पार्टी में जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि नैनो दरअसल सीजर की गर्लफ्रेंड है और उस सीजर ने ये पार्टी नैनो की बर्थडे मनाने के लिए रखी थी। अब सभी वहाँ पर डांस करने लगते हैं, लेकिन फिंगर लू मिंगफाई के साथ डांस करने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि उन दोनों के साथ कोई भी लड़की डांस नहीं करेगी। मगर तभी जीरो लू मिंगफाई के पास आती है और उसके साथ डांस करने लगती है। उन दोनों को इस तरह डांस करता देख के सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। अब डांस खत्म होने के बाद सीजर लू मिंगफाई को अपने साथ खड़ा होने को कहता है ताकि वो उसकी पार्टी ज्वाइनिंग का ऐलान कर सके, लेकिन लू मिंगफाई सीजर से कुछ और वक्त मांगता है और बाहर आ जाता है ताकि वो नैनो को, जो कि पार्टी को छोड़ के वापस जाने के लिए बाहर आ गई थी, उससे बाहर आके मिल सके और बर्थडे विश कर सके। तभी नैनो उसे कहती है कि तुम गाड़ी चलाओ और मुझे पहाड़ के बिल्कुल ऊपर ले जाओ। अब दूसरी तरफ कॉलेज पर 13 आउटसाइडर्स अटैक कर देते हैं क्योंकि वो ड्रैगन का अंडा लेना चाहते थे। अब सीजर और जे हैंग अपने सभी मेंबर्स के साथ वहां लड़ने के लिए आ जाते हैं और कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी ड्यूटी को संभाल लेते हैं और उन 13 आउटसाइडर्स में से 7 को पकड़ लिया जाता है। मगर वो 7 आउटसाइडर्स अपने लीडर का नाम नहीं बताते क्योंकि उन्होंने कभी अपने लीडर को देखा ही नहीं था। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल और प्रोफेसर मैन वॉच टावर में प्रोफेसर मैन के फादर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कॉलेज की हिफाजत के लिए लगा हुआ बैरियर हटा दें ताकि स्टूडेंट्स अपनी पावर्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ये सुन के प्रोफेसर मैन के फादर उस बैरियर को हटा देते हैं, मगर बैरियर के हटने की वजह से आउटसाइडर्स की पावर्स भी बढ़ चुकी थी और उनमें से 4 आउटसाइडर्स अपने लीडर के साथ सीजर से लड़ने के लिए उसके पैलेस में घुस जाते हैं और दूसरी तरफ एक सुनहरे बालों वाली लड़की जे हैंग से लड़ने के लिए लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पे वो बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ आउटसाइडर्स की लीडर एक लड़की जिसका नाम माई होता है सीजर को बताती है कि वो उस मिशन जिसमें ड्रैगन का अंडा चुराया गया था कि एक मेंबर की बहन है। वो उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बहन तुम लोगों की वजह से नहीं मरी, बल्कि वो अपने मिशन को कंप्लीट करते हुए अपनी जान खो बैठी और मैं यहाँ अपनी बहन का बदला लेने नहीं आई बल्कि अपने काम के लिए आई हूँ। तभी सीजर अपनी स्काई टेक्निक को यूज करता है जिससे उसे किसी की भी की हुई छोटी सी भी हरकत बहुत आसानी से मालूम हो सकती थी और वो उस टेक्निक की मदद से वहाँ मौजूद 4 आउटसाइडर्स को मार देता है। अब एंड में सिर्फ वो लड़की माए और सीजर रह जाते हैं। अब दूसरी तरफ माए गायब हो जाने की और बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने की टेक्निक को इस्तेमाल करती है, इसलिए वो अपनी इस टेक्निक को यूज करके सीजर पे अटैक करती है। लेकिन सीजर अपनी एबिलिटी को यूज करके उसकी छोटी से छोटी मूवमेंट को भी देख लेता है और खुद को हर बार अटैक से बचा लेता है
और इस तरह वो दोनों एक दूसरे को नहीं मार पाते। अब दूसरी तरफ जे हैंग जो अपनी एबिलिटी जो कि बहुत रेयर थी को यूज करता है। दरअसल उसके पास जो टेक्निक थी उसका नाम ड्रैगन किंग फ्लेम्स था, यानी वो बहुत अच्छे से आग का इस्तेमाल कर सकता था और किसी भी चीज को आग लगा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ वो सुनहरी बालों वाली लड़की जो जे हैंग से लड़ रही थी उसके पास भी यही एबिलिटी थी और इस तरह वो दोनों भी एक दूसरे को नहीं हरा पाते। अब तभी एक लड़का अकेला ड्रैगन के अंडे को चुराने के लिए कॉलेज में घुस जाता है और वो कॉलेज के नीचे बने हुए AI रूम में चला जाता है, मगर इसी दौरान उसका मोबाइल पानी में गिर जाता है और उसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो 1912 से बंद एक लॉक डोर को ओपन कर देता है। वहाँ पर उसे प्रिंसिपल और उसका स्टाफ दिखाई देता है, क्योंकि प्रिंसिपल उन सबको ड्रैगन के अंडे के बारे में बता रहा था। लेकिन तभी प्रिंसिपल को पता चलता है कि अंडे में क्रैक है। अब वहाँ मौजूद साइंटिस्ट प्रिंसिपल को कहते हैं कि हमें खुद एक बार अंडे को देख लेना चाहिए, जिस पर प्रिंसिपल उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं कॉलेज को इस खतरे में नहीं डाल सकता और इन सब को वहाँ से चले जाने को कहता है। अब उन सब के जाने के बाद वो लड़का उस अंडे के पास जाता है और उसकी तस्वीरें लेने लगता है ताकि वो इस अंडे को यहाँ से ले जा सके और इसके बदले में उसे $5 मिलियन मिलने थे। लेकिन इसी दौरान अंडे के बहुत करीब होने की वजह से उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं और वो डर कर वहाँ से दूर हो जाता है और फैसला करता है कि वो ये अंडा नहीं लेकर जाएगा और वहाँ से भाग जाता है। मगर तभी एक साया वहाँ पर आता है और ड्रैगन के अंडे के पास जाकर उस क्रैक में खून फेंकता है ताकि उस अंडे में मौजूद ड्रैगन किंग जिसका नाम कॉन्स्टेंटीन था को गुस्सा दिला सके। अब दूसरी तरफ सीजर और माइक की लड़ाई इतनी ज्यादा शदीद होती है कि वहाँ पर एक धमाका होता है और सारी बिजली चली जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि दीवार में एक बहुत बड़ा सुराख है जिसके किनारों से आग के शोले निकल रहे हैं और जमीन पर भी किसी के कदमों के निशान हैं और जहाँ जहाँ वो निशान है वहाँ से जमीन भी जल रही है। अब दूसरी तरफ लू मिंगफाई और नैनो पहाड़ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर नैनो उससे कहती है कि अगर तुम स्टूडेंट यूनियन पार्टी को ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हारा अपने छोटे भाइयों की तरह ख्याल रखूंगी। जिस पर लू मिंगफाई नैनो से उसकी और सीजर की शादी के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो एक पॉलिटिकल यानी सियासी शादी है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम AI और इन मेंबर्स के बारे में जानती हो जो कि पिछले मिशंस में मर चुके हैं। जिस पर वो उसे बताती है कि हाँ, मैं इस मिशन के लीडर मैनसन के बारे में जानती हूँ कि वो मर चुका है। अच्छा, ये बात स्टूडेंट से छुपाई गई है। वो उसे बताती है कि बिलाखिर सब ने मर ही जाना है और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि सितारे देख सकूं, मगर आज आसमान पर बहुत ज्यादा बादल हैं। ये सब सुन के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, जिसको देख के लू मिंगफाई भी उदास होता है। मगर तभी वो कोई मैजिक स्पेल कहता है जिससे गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और म्यूजिक बजने लगता है और अचानक से आसमान पर फायरवर्क्स दिखने लगते हैं और उनके दरमियान एक मैसेज अपीयर होता है जो कि नैनो की मदर की तरफ से होता है, जिसमें नैनो को बर्थडे विश की जाती है। ये सब देख के नैनो रोने लगती है और उसे इस तरह रोता देख के लू मिंगफाई भी सैड हो जाता है और वो सोचता है कि यही वजह थी कि जब नैनो उसे बाथरूम में अपने पेरेंट्स के लिए रोते हुए देखा था तो उसे चुप करवाया था, क्योंकि वो उसकी तकलीफ को समझ सकती थी। अब उसकी तरफ वो दोबारा देखता है और उसे कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और मैं स्टूडेंट यूनियन काउंसिल को ज्वाइन करूँगा। अब वो दोनों कॉलेज वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठते हैं। तभी नैनो को एक मैसेज मिलता है जो कि सीजर ने किया था, लेकिन पहाड़ पर सिग्नल न होने की वजह से उसे पहले ये मैसेज रिसीव नहीं हुआ था। सीजर उसे बताता है कि कॉलेज पर किसी ने अटैक कर दिया है। ये सुन के लू मिंगफाई परेशान हो जाता है, लेकिन नैनो उसे तसल्ली देती है क्योंकि वो जानती थी कि कॉलेज में सब ठीक होगा। अब जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ लड़ाई तो खत्म ही हो जाती है, मगर उस सुनहरे बालों वाली लड़की के दरमियान और जे हैंग के दरमियान अभी भी मुकाबला जारी था, क्योंकि वो दोनों ही अपनी फायर फ्लेम्स की एबिलिटीज को यूज कर रहे होते हैं और ऐसा लगता था कि वो लड़की अपनी एबिलिटी में जे हैंग से ज्यादा एक्सपर्ट थी। तभी वो लड़का जो कि कॉलेज से ड्रैगन का अंडा चुराने के लिए आया था अपनी बाइक पे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसी दौरान लू मिंगफाई उसे अपनी गाड़ी से हिट कर देता है और नीचे गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़का लू मिंगफाई का एक पुराना दोस्त था जो उसके साथ ऑनलाइन गेम्स खेलता था और उसका गेमिंग नेम टाइलर था, लेकिन उसका असली नाम टैंग था। अब वो लू मिंगफाई से हेल्प मांगता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, मगर तभी कोई उनकी गाड़ी पे आके क्रैश हो जाता है और वहाँ से आग निकलने लगती है। अब वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो एकदम डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लड़के के जिस्म से आग के शोले निकल रहे थे।
अब सभी स्टूडेंट्स उस लड़के को शूट करने लगते हैं, लेकिन उसके जिस्म से निकलने वाले फ्लेम्स की वजह से बुलेट्स उस तक पहुंचने से पहले ही पिघल जाती थी। तभी मीटिंग हॉल में मौजूद प्रोफेसर, जो कि ये सब देख रहा था, उसको एहसास होता है कि ये लड़का दरअसल ड्रैगन किंग है, जो कि उसी अंडे से निकला था जो कॉलेज की रिसर्च लैब में रिसर्च के लिए लाया गया था। और उस ड्रैगन किंग के पास ये एबिलिटी है कि उस पर आग और मेटल से बनी हुई कोई भी चीज असर नहीं करेगी। वो ड्रैगन किंग बच्चा सारा टाइम सिर्फ अपने भाई को बुला रहा होता है और ये कहते हुए वो लू मिंगफाई, टैंग और नैनो की तरफ बढ़ता है, जो कि एक पिलर के पीछे छुपे होते हैं। जैसे ही उस ड्रैगन को अपनी तरफ आते देखते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं और आगे चल के उन्हें सीजर, फिंगर और माई मिलते हैं। उन सभी को ये लगता है कि ये बच्चा दरअसल लू मिंगफाई को ढूंढ रहा है, इसीलिए लू मिंगफाई, टैंग और फिंगर एक पूल में जाकर छुप जाते हैं। सीजर और माई ये फैसला करते हैं कि वो इस बच्चे के साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि वो उसे हराने का राज जान चुके थे। वो यहाँ ये भी जान चुके थे कि वो इस बच्चे को मार तो नहीं सकते, लेकिन काबू जरूर कर सकते हैं। तभी माई को उसकी दोस्त की कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि ये ड्रैगन किंग अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ और बहुत जल्द ही ये एक ड्रैगन बन जाएगा, जिससे वहाँ पर एक बहुत भयानक तूफान आएगा। वो माई को मजीद ही मशवरा देती है कि असली बुलेट्स यूज करने के बजाय ये बेहतर होगा कि तुम लोग नकली बुलेट्स को यूज करो ताकि उसे कंट्रोल कर सको। ये कह के वो फोन बंद कर देती है। अब माई और सीजर सबको ये ऑर्डर करते हैं कि उस ड्रैगन किंग पे फेक रबर बुलेट्स को यूज किया जाए। अब दूसरी तरफ लू मिंगफाई को ये लगता है कि वो बच्चा उसकी तरफ आ रहा है, जिस पर फिंगर उसको मशवरा देता है कि हम सबको अपनी सांस रोक के पानी के अंदर छुप जाना चाहिए, और वो सब यही करते हैं। लेकिन पानी के अंदर लू मिंगफाई को दोबारा डे ड्रीम आता है और वो जैसे ही पानी से बाहर आता है तो खुद को एक और दुनिया में पाता है। उसे ये लगता है कि ये ख्वाब भी बाकी ख्वाबों की तरह ही है, जिसमें उसे उसका भाई लू मिंगजाई दिखाई देता है। इसलिए वो अपने भाई लू मिंगजाई को आवाज देता है, मगर तभी वहाँ पर एक और लड़का दिखाई देता है। तो लू मिंगफाई उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन किंग कॉन्स्टेंटीन होता है, जो कि लू मिंगफाई के पास आकर उसे सूंघने लगता है और उसे अपना भाई बुलाता है। मगर तभी वहाँ पर लू मिंगजाई आ जाता है और उसे लू मिंगफाई से दूर रहने को कहता है और उसे धिक्का दे के नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भाई है। तभी लू मिंगफाई को होश आ जाता है और वो स्विमिंग पूल से जैसे ही बाहर आता है तो उसे एहसास होता है कि कॉन्स्टेंटीन यहाँ पर आया था, लेकिन फिंगर और टैंग वहाँ पर मौजूद नहीं होते। अब खुद को वहाँ अकेला पाके लू मिंगफाई डर जाता है, मगर तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और लू मिंगफाई को अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे एक गन और स्पेशल बुलेट देता है जिससे ड्रैगन किंग को मारा जा सकता था, और ये काम सिर्फ लू मिंगफाई ही कर सकता था क्योंकि उसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन थी। अब प्रोफेसर लू मिंगफाई को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो किस तरह ड्रैगन पे अटैक करके उसे जख्मी करेगा, और तभी लू मिंगफाई को गन से उसे शूट कर देना होगा। अब दूसरी तरफ ड्रैगन किंग, जो कि एक टॉवर पर बैठा था, उस पर फेक रबर बुलेट से मुसलसल अटैक किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरी तरह से डेवलप होकर एक ड्रैगन बन जाता है। तभी उसकी नजर टैंग पे पड़ती है, जिस पर वो उसे भाई बुलाता है। दरअसल वो सारे टाइम में टैंग को ही ढूंढ रहा था, ना कि लू मिंगफाई को। तभी प्रिंसिपल अपनी टेक्निक जीरो को यूज करता है और हर चीज को स्लो कर देता है, और इसी दौरान वो ड्रैगन के जिस्म पर एक कट लगाता है और लू मिंगफाई को फौरन से शूट करने को कहता है। ये सब देख के लू मिंगफाई अपने भाई लू मिंगजाई की मदद से अपनी गन से शूट करता है और वो बुलेट सीधा जाके ड्रैगन की बॉडी में उसी कट में लगती है जो कि प्रिंसिपल ने लगाया था, जिससे ड्रैगन जमीन पे गिर जाता है। तभी प्रिंसिपल सबको कहता है कि अब फेक बुलेट्स के बजाय असली बुलेट्स को यूज किया जाए ताकि ड्रैगन को मारा जा सके। अब ये सारी गोलियां ड्रैगन किंग को लगती हैं क्योंकि वो अपने भाई टैंग के आगे अपने पैरों को फैला के खड़ा हो गया था ताकि उसके भाई टैंग को कोई भी नुकसान न हो। वो मरते हुए भी टैंग को भाई पुकार रहा था, जबकि दूसरी तरफ टैंग बिल्कुल नहीं जानता था कि वो ये सब क्या कह रहा है। ये सब देख के टैंग दूसरी तरफ भागने लगता है और भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है, और इस सारे टाइम में उसकी याददाश्त वापस आने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो एक ड्रैगन किंग है और उसका नाम नॉर्टन है और कॉन्स्टेंटीन उसका छोटा भाई था। अब वो अपने भाई का बदला लेने के लिए समुंदर में मौजूद अपने पैलेस में वापस जाता है और वहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और अपने ड्रैगन सर्वेंट को भी जगा देता है ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल वॉच टावर में अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और उसे बताता है कि हम ड्रैगन्स को इसीलिए मुकम्मल तौर पे नहीं मार पाते क्योंकि वो अपने मरने से पहले और ड्रैगन्स को पैदा कर जाते हैं
और मैं एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था जब सब ड्रैगन्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और अब वो वक्त आ चुका है कि हम ड्रैगन किंग नॉर्टन को मार दें, क्योंकि उसकी याददाश्त अभी अभी वापस आई है और उसे अपनी ताकत बढ़ाने में अभी टाइम लगेगा। यहाँ से प्रिंसिपल एक प्लान बनाता है कि वो अपनी टीम के साथ नॉर्टन के महल पे हमला करेंगे। अब इस टीम में नैनो, लू मिंगफाई, सीजर और जीरो शामिल होते हैं। अब शुरू में तो लू मिंगफाई इस मिशन में शामिल होने से इनकार करता है, लेकिन नैनो और बाकी मेंबर्स उसे हौसला देते हैं तो वो इस मिशन को ज्वाइन कर ही लेता है और इस तरह उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ट्रेनिंग में वो सब बहुत मेहनत करते हैं और जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो सभी एक जहाज पर ड्रैगन किंग के महल की तरफ रवाना होते हैं। वहाँ पर नैनो और लू मिंगफाई को समुद्र में मौजूद ड्रैगन किंग के महल में भेजा जाता है ताकि वहाँ जाके देखा जा सके कि क्या ड्रैगन किंग वापस अपने महल में आ चुका है और क्या वो अपनी पावर बढ़ा रहा है। अब वो दोनों ड्रैगन किंग के पैलेस में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर नैनो को पता चलता है कि दरअसल यही वो जगह है जहाँ पर ड्रैगन किंग नॉर्टन अपने भाई कॉन्स्टेंटीन के साथ रहता था। अब वो दोनों जैसे ही वापस जाने लगते हैं तो पूरा शहर तबाह होने लगता है, जिससे वो रास्ता भूल जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक डेड बॉडी नजर आती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि उसी मेंबर की थी जिसको ड्रैगन सर्वेंट ने पिछले मिशन में मार दिया था। उस डेड बॉडी के हाथ में एक बुक होती है जो कि नैनो अपने पास रख लेती है, मगर उसी दौरान लू मिंगफाई का स्विमिंग सूट टूट जाता है, जिस पर नैनो उसे अपना स्विमिंग सूट दे देती है और कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी सांस पानी में आसानी से रोक सकती हूँ और अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं तुमसे ऑक्सीजन ले लूंगी। और वो सारा रास्ता इसी तरह तय करते हैं। और दूसरी तरफ जहाज पर ड्रैगन सर्वेंट अटैक कर देता है और जहाज का एक इंजन खराब कर देता है। अब ये सब देख के सीजर जहाज का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, मगर ड्रैगन सर्वेंट बाज नहीं आता और दोबारा जहाज पे अटैक करता है और उन्हें एक पहाड़ की तरफ ले जाता है जहाँ पर ड्रैगन किंग नॉर्टन उनका वेट कर रहा था। अब ड्रैगन किंग नॉर्टन अपनी और ड्रैगन सर्वेंट की पावर्स को मिला के सीजर के जहाज पे अटैक करता है, जिसमें सीजर एक प्लान बनाता है कि वो खुद अब ड्रैगन किंग नॉर्टन से मुकाबला करेगा। तभी वहाँ पर ज़ेहैंग भी आ जाता है। अब सीजर ज़ेहैंग को बताता है कि मैं ड्रैगन किंग नॉर्टन का ध्यान अपनी तरफ लगाऊंगा और तभी तुम उस पर अपनी फायर एंड फ्लेम एबिलिटी से अटैक कर देना, जिसपे ज़ेहैंग ऐसा ही करता है तो वहाँ पर एक शदीद धमाका होता है, जिससे सीजर के अलावा वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ वक्त के लिए अंधे हो जाते हैं, क्योंकि सीजर ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। इसी दौरान प्लान के मुताबिक जीरो एक मिसाइल लॉन्च करती है जो कि सीधा ड्रैगन किंग नॉर्टन की बॉडी में जाके लगता है और ड्रैगन किंग नॉर्टन पानी में डूब जाता है। अब दूसरी तरफ नैनो और लू मिंगफाई को लेने के लिए एक बॉक्स समुद्र के अंदर भेजा जाता है, मगर तभी नैनो लू मिंगफाई को उस बॉक्स के अंदर धक्का दे देती है और दरवाजा बंद कर देती है। लू मिंगफाई ये देखने के लिए पीछे मुड़ता है कि आखिर नैनो कर क्या रही है, मगर इसी दौरान ड्रैगन सर्वेंट की डूबती हुई बॉडी का स्ट्रिंगर नैनो की बॉडी में घुस जाता है। ये देख के लू मिंगफाई रोने लगता है, मगर तभी लू मिंगफाई को दोबारा डे ड्रीम आता है जहाँ पर लू मिंगजाई उसे हेल्प ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुम किंग नॉर्टन को मारना चाहते हो और नैनो को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जिस पर लू मिंगफाई उससे पूछता है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी 4 विशेस पूरी करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी जान देनी होगी। इन 4 विशेस के पूरा होने के बाद या तब जब कभी तुम अकेला महसूस करोगे दुनिया में। ये सब सुन के लू मिंगफाई को बहुत अजीब लगता है कि हमेशा उसे दूसरों की मदद लेने की जरूरत क्यों पड़ती है और वो खुद से कोई भी चीज क्यों नहीं कर पाता, लेकिन वो मान जाता है। जिस पर लू मिंगजाई उसकी पावर्स को बढ़ा देता है। उसे कहता है कि अब तुम किंग नॉर्टन को मार सकते हो और नैनो को भी बचा सकते हो। दरअसल किंग नॉर्टन सिर्फ डूबा था, मरा नहीं था। वो उसे मजीद बताता है कि ये बुक जो तुम्हारे पास है उसमें 7 हथियार है जो कि नॉर्टन ने इंसानों को मारने के लिए बनाए थे, लेकिन तुम इन्हीं हथियारों को इस्तेमाल करके नॉर्टन को ही मार सकते हो। इसके साथ ही लू मिंगफाई को होश आ जाता है और वो उस बॉक्स से बाहर आके उन एबिलिटीज को यूज करता है जो लू मिंगजाई ने उसे दी थी और नैनो को बचा लेता है और उसे वापस जहाज में भेज देता है और खुद नॉर्टन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ नॉर्टन भी उसे मारने के लिए तैयार बैठा था। अब लू मिंगफाई नॉर्टन की एबिलिटीज को सील कर देता है और दूसरी तरफ उस बुक में मौजूद 7 वेपन्स यानी हथियारों को इस्तेमाल करने लगता है, जिससे नॉर्टन परेशान होकर छुप जाता है क्योंकि वो लू मिंगफाई का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी लू मिंगफाई अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेता है कि वो कहाँ पर छुपा है और वो जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए बाहर आता है तो लू मिंगफाई उसके अटैक को आसानी से डॉज कर देता है, लेकिन वो जैसे ही उसे देखता है तो उसे अपना दोस्त
टैंग याद आ जाता है और इस बात का फायदा उठाते हुए नॉर्टन उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी लू मिंगजाई लू मिंगफाई की बॉडी पे कब्जा करके नॉर्टन को उन 7 वेपन्स यानी हथियारों में से एक हथियार से मार देता है। लेकिन इस बार भी नॉर्टन अभी पूरी तरह से नहीं मरा था। अब दूसरी तरफ जहाज पर नैनो को ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। तभी जीरो लू मिंगफाई को पानी पर तैरता हुआ देखती है और उसे जाके बचाती है और जहाज पे ले आती है। तभी नॉर्टन वापस आ जाता है और जहाज पे अटैक करने ही लगता है जब माए उसे प्रिंसिपल के दिए हुए बुलेट से फाइनल शूट करके बिलाखिर मार ही देती है। और इस तरह नॉर्टन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद प्रिंसिपल लू मिंगफाई को बुलाता है और उसे बताता है कि टैंग दरअसल कौन था और किस तरह ड्रैगन किंग ने अपने मरने से पहले एक और ड्रैगन को पैदा कर दिया था और इसीलिए ड्रैगन्स को हम कभी भी नहीं खत्म कर पाते। और टैंग दरअसल नॉर्टन की ही रिवाइवल बॉडी थी। जब उसने देखा कि उसका भाई कॉन्स्टेंटीन मर रहा है तो उसकी याददाश्त वापस आने लगी और वो नॉर्टन बन गया। लू मिंगफाई ये सब सुनता है मगर उसे फिर भी अपने एक ही दोस्त के खो जाने का बहुत ज्यादा दुख था, जिस पे प्रिंसिपल उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर तुमने करोड़ों नहीं तो लाखों लोगों की जान तो बचाई ही है। और हाँ, एक और बात, तुम्हें ये सब राज ही रखना होगा कि नॉर्टन मर चुका है। प्रिंसिपल उसे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जिस पर लू मिंगफाई लू मिंगजाई के साथ हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचता है और प्रिंसिपल से कहता है कि अगर आप मुझसे मजीद सवालात नहीं करेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इसके बाद प्रिंसिपल उससे खत देता है और कहता है कि ये हमें एक अननोन एड्रेस से रिसीव हुआ है। लू मिंगफाई जैसे ही खत को खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी मदर ने उसे भेजा है और उसमें लिखा होता है कि वो अपने बेटे को मिस कर रही हैं और उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है और एक दिन जब लू मिंगफाई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा तो वो उससे मिलने जरूर आएंगे। ये सब पढ़ के लू मिंगफाई रोने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। अपने कमरे में वापस आकर वो फिंगर को बहुत डांटता है क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में फिंगर ने उसके बारे में बहुत अजीब अजीब खबरें पोस्ट की थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरअसल वहाँ पर सीजर चीनी लेने के लिए आया था, जिस पर फिंगर लू मिंगफाई को बताता है कि सीजर, जेहैंग और नैनो हॉस्टल में ही शिफ्ट हो गए हैं। तभी नैनो लू मिंगफाई के पास आती है और उसे एक चॉकलेट देती है और उसे बताती है कि अगर तुमने और खानी है तो तुम कमरे में आ जाओ। ये सब सुन के लू मिंगफाई तो नहीं मगर फिंगर चॉकलेट खाने के लिए भाग जाता है। अब पीछे नैनो लू मिंगफाई को डिनर पे इनवाइट करती है मगर लू मिंगफाई इनकार कर देता है। अब ये सुन के नैनो वहाँ से चली जाती है मगर तभी लू मिंगफाई को एक पैकेज रिसीव होता है। वो जैसे ही पैकेज को खोलता है तो उसके अंदर एक मोबाइल फोन होता है, जिसको देख के उसे लगता है कि उसने पहले भी उसे कहीं देखा हुआ है। वो मोबाइल को ऑन करता है और तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिससे ये पता चलता है कि ये स्मार्टफोन लू मिंगजाई ने भेजा है और वो अपने और लू मिंगफाई के दरमियान हुए कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कर रहा है क्योंकि उसने लू मिंगफाई की एक विश पूरी कर दी थी और इस तरह उसने लू मिंगफाई की 1/4 लाइफ की कीमत चुका दी थी। वो लू मिंगफाई से कहता है कि अगर उसे कभी कोई और विश पूरी करवानी हुई तो वो इस मोबाइल के जरिए उसे मैसेज कर सकता है, जिस पर लू मिंगफाई सोचता है कि उसे मजीद विशेष नहीं करनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके और एंजॉय कर सके। और इसके साथ ही ये एनिमी यहाँ पर खत्म होती।